हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट 2025 जो जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, उन्हीं से रिलेटेड सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। हमने उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। क्या कहता है? विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। यह विचार किससे जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत। और ऑप्शन सी क्या कहता है? अंतःक्रिया का सिद्धांत। और ऑप्शन डी क्या कहता है? परस्पर संबंध। तो विकास क्या होता है? पहले तो हम ये देखेंगे कि विकास क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट। विकास जो होता है हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं। क्या होता है? यह कभी रुकता नहीं। यह गर्भ से, जब से बच्चा माँ के पेट में होता है तब से विकास होता है, और कब्र तक, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। यही अगर होता कि ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ जो होती है वह एक समय पर रुक जाती है, और जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में है, यानी कि प्रेरणा जो मोटिवेशन है हमारा, वो सीखने की प्रक्रिया में क्या सहयोग देता है? तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं। ऑप्शन बी हमारा कहता है छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। और ऑप्शन सी कहता है शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है। और ऑप्शन डी कहता है नए अधिगम से पुराने अधिगम को अलग करता है। तो अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन, यानी कि बच्चे में रुचि पैदा करना। क्या होता है? रुचि पैदा करना। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अभी मोटिवेशन होता है वो सीखने की प्रक्रिया में रुचि पैदा करता है। क्या पैदा करता है? रुचि। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। क्या कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है? किसने कहा है? तो 4 चरण किसने बताए हैं? ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, और ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो 4 चरण हमारे किसने बताए हैं? पियाजे जी ने। किसने बताए हैं? पियाजे जी ने बताए हैं बौद्धिक विकास के 4 चरण। पहला क्या बताया है? शैशवावस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। क्या बताया है? शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 के ऊपर होती है। ये क्या बताए हैं? 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वह चरण जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में शुरू करता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वह चरण जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो अभी हमने आपको विकास की पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई थी, उसी में कह रहा है कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वस्तुओं और घटनाओं के बारे में। तो जब बच्चा तर्क के साथ सोचना शुरू कर देता है, किसके साथ? तर्क के साथ सोचना शुरू कर देता है, किसी वस्तु और घटनाओं के बारे में तर्क करने लगता है, तो वह कौन सी अवस्था हमारी हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी मूर्त परिचालन अवस्था, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारी 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निगेटिव हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? वह पहला ऑप्शन क्या कहता है? वह जो अमूर्त तरीके से सोचता है। ऑप्शन बी वह जो अपने आप को एक नए वातावरण में समायोजित करता है। और ऑप्शन सी कह रहा है वह जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता है। और ऑप्शन डी क्या कहता है? जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। तो क्वेश्चन हमारा निगेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निगेटिव। तो
ऑप्शन ए हमारा भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी क्या कह रहा है, वातावरण में समायोजित होता है नए, ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वह बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता है, यानी कि रटना नहीं है। किसी भी ऑप्शन में अगर आ जाए रटना, यानी कि जल्दी जल्दी रट रट के वो लिख देता है, तो रटना नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या कहता है, जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है, ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन पूछ क्या रहा था हमारा निगेटिव, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वह बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता, यानी कि रटना नहीं है। किसी ऑप्शन में अगर आ जाए कि रटना नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति रटते नहीं है, वो अपनी समझ को विकसित करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो निगेटिव पूछ रहा था। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन से बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है, ये भी हमारा निगेटिव ही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, शरीर में अपशिष्ट उत्पादों को नियमित उन्मूलन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के मलमूत्र यानी कि पॉटी वगैरह जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कंपनी की आवश्यकता, यानी कि कंपनी क्या सामाजिक समाज के बारे में वो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, तो यानी कि लोगों के साथ रहने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी की भी आवश्यकता होती है हमें लोगों के साथ रहने की। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सराहना या सामाजिक अनुमोदन की अवस्था, यानी कि समाज के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है हमें, और भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी हम लोगों को समाज में होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या, ये क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव पूछ रहा है। शरीर में अवशिष्ट उत्पाद, ये क्या होती है, शारीरिक आवश्यकता, क्या होती है, शारीरिक आवश्यकता, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्या कह रहा है, कौन सा विद्यार्थी के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, यानी कि कुछ बेहतर करना, कुछ नया करना और कुछ डिफरेंट करना, यही क्या होती है, रचनात्मकता। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, स्कूली जीवन की शुरुआत से उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए कोचिंग, छात्रों को कोचिंग देना। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, छात्रों को अच्छी शिक्षा व्यवहारिक मूल्य सिखाना। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं पर सवाल उठाने और उनका पोषण करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो रचनात्मकता होती ही है बच्चों को अवसर प्रदान करना, क्या होता है, उनकी अवसर प्रदान करना, उनकी प्रतिभाओं को बच्चे को उसकी प्रतिभा को दिखाने के अवसर देना, यानी कि वो क्या बेटर कर सकता है, क्या अच्छा कर सकता है, कुछ नया कर सकता है और डिफरेंट क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं उसको बच्चे को दिखाना, उसको बताने के लिए अवसर प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्कूली पहला ऑप्शन क्या कहता है, स्कूली जीवन के यानी कि फर्स्ट आना ही नहीं, बच्चे की समझ विकसित होना। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अच्छे अंक प्राप्त करना। अच्छे अंक भी प्राप्त करना नहीं होता जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा, उसमें प्रतिभा जागृत होगी, उसके जो अपनी कुछ नया सीखेगा, कुछ नया बेहतर करेगा, वही क्या होती है, हमारी रचनात्मकता। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा है, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में विकार। क्या कह रहा है, डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में विकार, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पठन विकार, यानी कि जब बच्चा कभी कभी होता है बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, कभी कभी वो डॉग को क्या पढ़ लेता है, डॉग को पढ़ लेता है गॉड, और 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 क्या पढ़ लेता है, जैसे हमने लिखा शाह को पढ़ लेता है वॉच, यही क्या होते हैं, उसमें पढ़ने के विकार होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर होता डिसकैलकुलिया, क्या कहता है, डिसकैलकुलिया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर डी। तो जब बढ़ती ही विकार आए तो उसके लिए क्या होता है, डिसकैलकुलिया, क्या होता है, डिसकैलकुलिया। और जब हमारा पढ़ने में विकार होता है तो क्या होता है, डिसलेक्सिया। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या से क्या तात्पर्य है। क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या से क्या तात्पर्य है। तो पाठचर्या क्या होती है, पाठचर्या वह होती है जब बच्चा स्कूल में होता है और
स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ करता है, यानी कि पढ़ना लिखना और खेलना कूदना, और अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पढ़ाई लिखाई सिलेबस और जो सामग्री उसको पढ़ाया जाता है, उसका मूल्यांकन होता है। तो ये सब क्या होती है, हमारी पाठचर्या। क्या होती है, पाठचर्या। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी क्या कहता है, कक्षा में उपयोग कर की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, शिक्षण के तरीके और सिखाई जाने वाली सामग्री और स्कूल का कुल मिलाकर कार्यक्रम जो बच्चे को एक दिन के आधार पर अनुभव होता है। तो पहला भी हमारा करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सब स्कूल से रिलेटेड हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्कूल के सारे रूल्स आ गए। मतलब स्कूल में जो भी वो करता है, यानी कि कुल मिलाकर जो भी कार्यक्रम वो स्कूल में करता है, वही हमारी पाठचर्या होती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उसमें हमारे ऊपर के तीनों ऑप्शन मैच करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह एक कथन किसने कहा है। तो यह कथन किसने हमारा कहा है, पियाजे ने। किसने कहा है, पियाजे ने। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रचनावादी कक्षा है, तो रचनावादी कक्षा क्या होती है। रचनावादी कक्षा में क्या होता है, जहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है और बच्चे पे ही फोकस होता है, वही हमारी रचनावादी कक्षा होती है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गतिविधियाँ तो होती हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, छात्र केंद्रित। तो जहाँ पर हमारा बच्चे पे फोकस होता है, हमारा बच्चा एक्टिव होता है, वही हमारी रचनावादी कक्षा होती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्रश्न केंद्रित नहीं होता। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होता। जो हमारी रचनावादी कक्षा है वो हमारी छात्र केंद्रित होती है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों का सही ढंग से मेल खाने वाली जोड़ी का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो जीन पियाजे के जो प्रस्तावित चरण है, उसमें जो जोड़ी मेल खा रही है, उसका सही चयन करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं जो क्वेश्चन बता रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, संवेदी गामक, यानी कि मेक प्लू प्ले में संलग्न हो सकते हैं। तो संवेदी गामक जो अवस्था होती है वो हमारी 0 से 2 वर्ष होती है, उसमें बालक कोई भी प्ले नहीं कर सकता। ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बालक सजीव चिंतन, यानी कि जिसमें बालक जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीव समझ लेता है। यानी कि जो हमारी किताब पेन पेंसिल और डेस्क, यानी कि जिससे भी चोट लग जाती है, चेयर से जब बच्चे को चोट लग जाती है, तो वो समझ लेता है कि इस चेयर ने ही हमको मारा है। तो वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे सजीव चिंतन समझ लेते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या कह रहा है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्रतीकों के लिए प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम है। यानी कि क्या होता है कि बच्चा प्रतीकों को मतलब जो भी प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको समझ लेता है और उनको जो है मतलब प्रतीकों को सही ढंग से मतलब समझने लगता है, रखने लगता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं उनको वो औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें सही ढंग से रखना सीख पाता है। फिर ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, औपचारिक परिचयात्मक अवस्था, यानी कि परिकल्पनात्मक निगमात्मक चिंतन की समझ हो जाती है। तो जब जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारी 7 से 11 वर्ष होती है, और जो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 के ऊपर होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे में परिकल्पनात्मक चिंतन की समझ हो जाती है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों। ऑप्शन बी क्या है, बी और डी दोनों। ऑप्शन सी क्या है, ए बी सी डी। और ऑप्शन चौथा क्या है, ए और डी दोनों। तो करेक्ट है तो हमारा बी और डी है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और डी। क्वेश्चन में घबराइए नहीं, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कुछ कठिन भी होंगे, कुछ सरल भी होंगे, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा और विचार के बीच संबंध अंतर को भरें। जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश को प्रभावित करती है, ले वाइगोस्की का सुझाव है कि डैश को विकसित करती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, संज्ञान भाषा या भाषा और संज्ञान। ऑप्शन बी क्या कहता है, भाषा संज्ञान, विचार भाषा। और ऑप्शन सी क्या कहता है, वातावरण भाषा और आनुवंशिकता और विचार। और ऑप्शन डी क्या कहता है, विचार, आनुवंशिकता, भाषा और वातावरण। तो जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करती है। जीन पियाजे क्या कहते हैं, जो संज्ञान है हमारा वो भाषा को प्रभावित करता है। तो पहले क्या होगा हमारा संज्ञान और फिर क्या होगी हमारी भाषा। तो जो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। पहले संज्ञान पहले आता है और भाषा बाद में आती है। ये किसने माना, पियाजे ने माना। और आगे क्या है कि भाषा संज्ञान को प्रभावित करती है, तो वाइगोस्की ने पहले भाषा को माना है और फिर संज्ञान को। तो क्या कहते हैं कि भाषा संज्ञान को प्रभावित करती है। जीन पियाजे कहते हैं संज्ञान भाषा को प्रभावित करती है और लेवाइगोस्की कहते हैं कि भाषा संज्ञान को प्रभावित करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें क्या था कि भाषा संज्ञान, यानी कि पहले भाषा आती है तो पियाजे में ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और वातावरण की, आनुवंशिकता की कोई बात नहीं की है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक अंग्रेजी गद्य को जोर से पढ़ते समय एक बच्चे के उच्चारण में कठिनाई की पहचान करता है, इसे कहा जाता है। एक बच्चा है जो एक गद्य पैराग्राफ को पढ़ रहा है और उसके उच्चारण में कुछ दिक्कत आ रही है, तो जो शिक्षक है वो उसकी पहचान करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सीखने का आकलन। तो सीखने का आकलन वो होता है जब एंड में होता है, जब सीखने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। क्या हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पे सीखने के दौरान आकलन हो रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। और ऑप्शन सी की तो बात ही नहीं की, क्योंकि जो सीखने का आकलन होता है उसी को योगात्मक आकलन कहते हैं। तो पहला भी हमारा इनकरेक्ट है और तीसरा भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, नैदानिक परीक्षण, यानी कि क्या कह रहे हैं कि शिक्षक उसके जो उच्चारण की में उसको कठिनाई आ रही है उसकी पहचान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि पहचान करके वो निदान भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा माना गया है कि करेक्ट है कि नैदानिक परीक्षण। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोनों आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करिएगा, बी वाला भी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाल विकास में जो हमारी संवेदनशील अवधि है उससे क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन कहता है केवल संज्ञान और अधिगम में तीव्र प्रगति से संबंधित है। ऑप्शन बी कहता है वह अवधि जिसमें केवल भाषा विकास की गति दी जा सके। तो केवल संज्ञान और अधिगम की प्रकृति ना हो और केवल भाषा की भी प्रकृति ना दी जा सके। वह अवधि जब शारीरिक विकास अपने चरण पर होता है। और ऑप्शन डी क्या कहता है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए सर्वोत्तम अवधि है। तो संवेदनशील जो अवधि है वो जो बाल विकास के जो क्षमताएं हैं उसके लिए सर्वोत्तम अवधि मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली यहीं से ही आपका पेपर पूछा जाएगा, इन्हीं से ही क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। यही टॉपिक जो हमने बताया आपको, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।